Good morning, 12th class. Today we start our next lesson, Lost Spring. Lost Spring, written by Annie Jung. She discussed two different stories in this lesson. First story belonged to Simapuri near Delhi. Now we start the story. Sometimes I find a rupee in the garbage. कभी कभी मैं कचरे के अंदर से 1 रुपया ढूंढ लेता था. Why do you do this? I ask साहिब. आई यहाँ पर एनीस जंग के लिए है, ऑथर के लिए. तो एक दिन मैं साहिब से पूछती हूँ कि तुम ये सब क्यों करते हो. क्या करता था वो, गार्बेज के अंदर से रुपए ढूंढता था. तो वो पूछती है कि तुम ये काम क्यों करते हो. होम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउनिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबर होम. जिससे मैं हर सुबह हमारे पास के अंदर जो कचरे का ढेर लगा हुआ था वहाँ पर कुछ ना कुछ खोजबीन करते हुए देख लेती थी. यानी कि मैं हर सुबह उससे साहिब से मिलती थी और साहिब क्या करता था, मेरे पड़ोस के अंदर जो कचरे का ढेर लगा हुआ होता था वहाँ पर वो कुछ ना कुछ छानबीन करता रहता था. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो. साहिब ने काफ़ी लंबे समय पहले अपने घर को छोड़ दिया था. सेट अमिज द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका. उसका जो घर था वह ढाका के हरे खेतों के बीच में था. हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी. और उसको उसके घर से रिलेटेड कोई मेमोरीज भी नहीं थी, यानी कि कोई याद भी नहीं बची थी. देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स. वहाँ पर बहुत सारे तूफान आए थे जिस कारण से वो तूफान उनके घरों को और उनके खेतों को अपने साथ में बहा ले गए थे. हिज मदर टेल्स हिम. ऐसा उसकी माँ ने उसको बताया था. दैट्स वाई दे लेफ्ट. इस कारण से उन्होंने ढाका छोड़ दिया था. लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स. और अब वो जहाँ पर रह रहे थे, जिस बड़े शहर में वो रह रहे थे, वहाँ पर वो गोल्ड ढूंढ रहे थे. अब गोल्ड का मतलब यहाँ पर किसी सोने से नहीं है. गोल्ड का मतलब है यहाँ पर किसी भी 1 रुपये या फिर सर्वाइव के लिए उनको कुछ भी मिल जाए उससे है. आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर लुकिंग अवे. वह दूसरी तरफ देखते हुए बोलता है धीरे से कि मेरे पास में करने के लिए और कुछ भी नहीं है. गो टू स्कूल आई से ग्लीबली. तभी ऑथर उसको बड़ी लापरवाही से कहती है कि तुम स्कूल जाओ. रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड. तभी मुझे तुरंत रियलाइज़ होता है कि जो एडवाइस मैं साहिब को दे रही हूँ वो कितनी खोखली एडवाइस है. क्योंकि अगर उसके पास में पैसा होता स्कूल जाने का तो वो स्कूल ही चला जाता, वो वहाँ गार्बेज क्यों ढूंढता. तो उसको रियलाइज़ हो जाता कि वो उसकी जो एडवाइस है वो कितनी खोखली सी थी. देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड वैन दे बिल्ड वन आई विल गो. तब साहिब उसको रिप्लाई करता है कि मेरे पड़ोस के अंदर, मेरे नेबर के अंदर कोई स्कूल नहीं है और जब वे लोग वहाँ स्कूल बनाएंगे तब मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा. इफ़ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम आई आस्क हाफ जोक. मैंने ऐसे ही उससे मजाक करते हुए पूछा कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करती हूँ तो क्या तुम वहाँ पर आओगे. यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली. वह कहता है हाँ, और इतना कह कर के वो वहाँ पर हंसने लगता है. अ फ्यू डेज़ लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी. इज़ योर स्कूल रेडी. कुछ दिनों बाद में मैं देखती हूँ कि वो मेरी तरफ भाग कर के आता है और वो मुझसे पूछता है कि क्या तुम्हारी स्कूल तैयार हो गई, यानी कि क्या तुम्हारी स्कूल बन गई. इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से. मैंने कहा उससे कि स्कूल की बिल्डिंग बनाने में थोड़ा टाइम लगता है. embarrassed at having made a promise that was not meant. और मुझे बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैंने उससे ऐसा प्रॉमिस कर दिया था जिसका कोई मतलब ही नहीं था. यानी कि मैं कोई स्कूल बनाने वाली नहीं थी, लेकिन मैंने तो उससे बस एक छोटा सा जोक किया था, मजाक किया था कि अगर मैं स्कूल खोलती हूँ तो क्या तुम वहाँ पर आओगे. बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड. लेकिन जो मैंने प्रॉमिस किया था मानो ऐसा लग रहा था कि उसका जो डार्क और जो डिसअपॉइंट दुनिया है, जो निराश भरी दुनिया है, उसके अंदर कहीं ना कहीं चमक ले आया था. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम. कई महीनों तक जानने के बाद में मैंने उससे उसका नाम पूछा. साहिब ए आलम ही अनाउंस. और वो अपना नाम मुझे बताता है, साहिब ए आलम. ही डज़ नॉट नो वॉट इट मीन्स. वह अपने नाम का मतलब नहीं जानता था. इफ़ ही न्यूज़ इट मीनिंग. यदि उसको पता होता कि उसके नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स होता है, यानी कि ब्रह्मांड के देवता होता है, ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट.
तो शायद उसके लिए ये विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता। यानी विश्वास करना क्या मुश्किल हो जाता कि कहाँ तो उसके नाम का मीनिंग जो है वो ब्रह्मांड के देवता और कहाँ पर वो गार्बेज का काम करता है, यानी कि रैक पिकिंग का काम करता था। Unaware of what his name represent, he roamed the street with his friends. अपने नाम के मतलब से अनजान होकर के वह अपने दोस्तों के साथ में गलियों के अंदर इधर उधर भटकता रहता था। An army of barefoot boys who appeared like the morning birds, एक नंगे पैर की वाले लड़कों की आर्मी जो सुबह सुबह एक चिड़ियाओं की तरह वहाँ पर आती थी एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर तक वो गायब हो जाती थी। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकोगनाइज ईच ऑफ देम, और कुछ ही महीनों के अंदर मैं वहाँ पर हर एक बच्चे का नाम जानने लगी थी। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैं एक से पूछती हूँ कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखे हैं। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसवर्ड सिंपली, वो बड़े ही सरलता से जवाब देता है कि मेरी जो मदर है वह उनको शेल्फ से नीचे नहीं उतारती है। इवन इफ शी डिड he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. तभी वहाँ पर एक दूसरा लड़का जिसने कि पैरों में शूज़ पहन रखे थे, लेकिन जो दोनों ही शूज़ थे वो उसके बिल्कुल भी मैचिंग नहीं थे, यानी कि अलग अलग जूते पहन रखे थे पैरों के अंदर। वो कहता है कि यदि इसकी मदर इसको जूते दे भी देती, चप्पल दे भी देती, तो ये उनको दूर फेंक देता। When I comment on it, he shuffles his feet and say nothing. और जब मैं उसको कुछ कमेंट कर रही थी, कुछ कह रही थी, तो वह अपने पैरों को इधर उधर घसीट रहा था और कुछ भी नहीं बोल रहा था। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. तभी वहाँ पर एक तीसरा लड़का होता, वो बोलता है कि मुझे शूज़ चाहिए, और शायद मानो कि उस लड़के ने कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई जूते की जोड़ी नहीं खरीदी थी। Traveling across the country, I have seen children walking barefoots in cities on village roads. देश की यात्रा करते हुए मैंने ऐसे बहुत से बच्चों को देखा था जो नंगे पैर शहरों और गाँवों की सड़कों के ऊपर घूमते रहते हैं। It is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation. तभी वहाँ पर एक लड़का एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास में पैसों की कमी है, लेकिन नंगे पैर घूमना जो है वो एक तरह का ट्रेडिशन है, एक तरह का रिवाज है। आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तभी मैं सोचती हूँ कि मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या ये किस तरह बच्चा जो है किसी तरह का एक्सक्यूज़ दे रहा है मुझे, कि ताकि मैं इसकी जो गरीबी की जो स्टेट है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकूँ, यानी कि अपनी गरीबी की स्टेट को छुपाने के लिए वो मुझे वहाँ पर एक्सक्यूज़ दे रहा था। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदुपी वंस टोल्ड मी, मुझे एक स्टोरी याद है उदुपी के एक आदमी की, जो कि मुझे एक बार सुनाई गई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, और जैसे कि वो एक लड़का था तो वो क्या करता था कि वो स्कूल जाता था और उसके एक पुराना सा मंदिर था, पुराने से मंदिर में एक स्कूल बना हुआ था, तो वो वहाँ पर स्कूल जाता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ पर उसके पिताजी भी क्या थे, एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, वो वहाँ मंदिर में बहुत लंबे समय तक रुकता और वहाँ रुक करके अपने शूज़ के लिए प्रेयर करता। 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन, 30 सालों बाद में मैं उसके टाउन में विज़िट करने गई थी। एंड द टेम्पल विच वॉज नाउ ड्राउन इन एयर ऑफ डिसोलेशन, और अब वो मंदिर जो था वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खालीपन सा लग रहा था। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, पीछे के आंगन में एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहाँ पर रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स भी रखी हुई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स एंड शूज़ अराइव्ड panting and threw his school bag on a folding bank. तभी वहाँ पर एक यंग बॉय आता है जिसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहनी होती है, उसने सॉक्स और शूज़ भी पहन रखे होते हैं, और वो वहाँ पर हाफता हुआ आता है और अपना जो स्कूल बैग होता है वहाँ पर एक फोल्डिंग बेड पड़ा होता है उसके ऊपर फेंक देता है। Looking at that boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. जब मैंने इस लड़के को देखा, इस लड़के को देखते हुए मुझे अचानक से याद आया उस लड़के के बारे में, मतलब ये जो पुराने समय 30 साल पहले जब वो वहाँ गई थी और वो जो पुराना सा मंदिर था वहाँ पे वो जो लड़का जूते के लिए प्रार्थना करता था, तो उसके बारे में उसको याद आता है कि
कैसे जब उसको जूते मिल जाते हैं तो वो भगवान का शुक्रिया अदा करता है। लेट मी नेवर लॉस देम, और वो भगवान से क्या कहता है कि अब मैं इनको कभी भी नहीं खोने दूंगा। द गॉडेस हैज़ ग्रांटेड हिज प्रेयर, शायद भगवान ने भी उसकी प्रार्थना सुन ली थी। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ प्रिस्ट नाउ वॉर शूज़, अभी के प्रिस्ट के समान, अभी के प्रिस्ट के बेटे के जैसे जो यंग लड़के होते हैं वह जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूज़लेस, लेकिन मेरे पड़ोस के अंदर ऐसे बहुत सारे रैग पिकर्स हैं जो कि शूलेस घूमते हैं, यानी कि जिनके पास पहनने के लिए जूते भी नहीं होते हैं। माई एक्वेंटेंसेज विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड मी टू द सीमापुरी, रैग पिकर्स, नंगे पांव घूमने वाले जो रैग पिकर्स थे उनके साथ में जो मेरी जान पहचान हुई थी वह मुझे सीमापुरी ले जाती है। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, ऐसा प्लेस जो कि दिल्ली की बिल्कुल सीमा पर था, लेकिन अगर देखा जाए तो वो भौतिक रूप से या भौगोलिक रूप से दिल्ली से मानो मीलों दूर था। यानी कि कंडीशन वाइज दिल्ली जहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉस्पेरस सिटी है, तो वो सीमापुरी जो था वो बहुत ही छोटा सा, बहुत ही गंदगी भरा गांव था। दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1917, जो लोग यहाँ पर रह रहे थे वह बांग्लादेश के अंदर 1971 में आए थे, और वो लोग यहाँ पर स्क्वैटर्स है, यानी कि स्क्वैटर्स का मतलब जो अतिक्रमण करके रहता है। साहिब्स फैमिली इज़ अमॉन्ग देम, साहिब की फैमिली भी उनमें से एक थी। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, उस समय सीमापुरी जो था वो बहुत ही जंगल के जैसा था, यानी कि बिल्कुल भी समृद्ध नहीं था। इट स्टिल इज़, अभी भी ये ऐसा ही है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये यहाँ पर बिल्कुल भी खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टीन एंड टारपोलिन, यहाँ पर अब मिट्टी के स्ट्रक्चर्स बन गए थे, मिट्टी की झोपड़ियाँ बन गई थी, और टीन और टारपोलिन की उनकी छतें हुआ करती थी, रूफ हुआ करती थी। डिवाइड ऑफ सेवेज, वहाँ पर गंदे पानी की नालियाँ थी। ड्रेनेज और रनिंग वाटर, वहाँ पर गंदे पानी की निकासी होती थी। 10,000 रैग पिकर्स, वहाँ पर 10,000 रैग पिकर्स रहते थे। They had lived here for more than 30 years without an identity, without permit, और वे लोग यहाँ पर बिना परमिशन के और बिना आइडेंटिटी के लगभग 30 सालों से भी ज़्यादा समय से यहाँ रह रहे थे। बट विद राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम ऑन वोटर लिस्ट्स, लेकिन अपने राशन कार्ड की सहायता से उन्होंने वोटर लिस्ट के अंदर अपना नाम लिखवा दिया था। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और जिसके कारण से वो अनाज खरीदने के योग्य हो पाए थे। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, पहचान से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो फूड है सर्वाइवल के लिए, यानी कि जीवित रहने के लिए पहचान से ज़्यादा खाने की आवश्यकता होती है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन aching stomach, we would rather live here than in the field that gave us no grain, say a group of women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। जब ऑथर्स, वहाँ पर एक औरतों का ग्रुप बैठा होता है, उन औरतों के ग्रुप ने फटी हुई साड़ियाँ पहनी हुई होती है, तो जब ऑथर वहाँ से निकलती है तो ऑथर वहाँ से उनको पूछती है कि वो अपने हरे भरे खेतों को और नदियों को छोड़ करके ऐसी जगह पर क्यों रह रहे हैं। तब वो जो ग्रुप ऑफ वुमेन जो बैठा होता है वो उसको रिप्लाई करता है कि दिन के अंत के अंदर अगर हम हमारे परिवार को खाना खिला सकते हैं और बिना खाली पेट लिए हुए, बिना पेट में दर्द लिए, अगर हम बड़ी ही शांति से अपने बेड पर चले जाए, यानी कि बिना भूखे पेट हम सो जाए, तो हम लोग जो है वो यहाँ पर रहना पसंद करेंगे, बजाय उनके कि हरे भरे खेत होने के बावजूद भी हमको वहाँ पर खाना नहीं मिलता था। Wherever they find food, they pitch their tents that became transit home। जहाँ कहीं भी उनको खाना मिलता वे अपने टेंट्स वहाँ गाड़ देते और वही उनके लिए अस्थायी घर बन जाते। चिल्ड्रंस ग्रो अप इन दैम, बच्चे उन्हीं के अंदर बड़े होते। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और धीरे धीरे वह उसी के उनके सर्वाइवल के अंदर पार्टनर्स बन गए थे। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी के अंदर सर्वाइव करना मतलब रैग पिकिंग करना, यानी कचरा उठाना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट्स, और इतने सालों के अंदर इस रैग पिकिंग ने अब एक कला का, एक आर्ट का रूप ले लिया था। गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड, उनके लिए गार्बेज जो था वह एक गोल्ड के समान था, यानी कि कचरा जो था वह सोने के समान था।
इट इज़ देयर डेली ब्रेड, और यह उनके लिए डेली ब्रेड हुआ करता था। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यह उनके प्रतिदिन की रोटी हुआ करती थी। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, और उनके जो हेड थे, उनके जो सिर थे, उनके ऊपर की छत हुआ करती थी। क्या गार्बेज जो है वह उनके लिए प्रतिदिन का खाना और उनके सर के ऊपर की छत हुआ करती थी। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, भले ही वो छत जो है वो लीक क्यों ना होती हो, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए तो ये उससे भी कहीं ज़्यादा था। आई समटाइम फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब से। साहिब कहता है कि मुझे कभी कभी गार्बेज के अंदर से 1 रुपया, या फिर मुझे यहाँ तक कि मुझे 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। हीज़ आइज़ लाइटनिंग अप, जब वह ये बात बता रहा होता है तो उसकी जो आंखें होती है वो चमक उठती है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrambling, for there is hope of finding more. जब आपको कचरे के ढेर में से एक सिल्वर कॉइन यानी कि 1 रुपये का सिक्का मिल जाता है तो आप वहाँ पर रुकते नहीं हैं, बल्कि इस आशा के अंदर कि अगर और ढूंढा जाएगा तो शायद उसको और मिल सकता है, तो आप उसके अंदर खोजबीन करते ही रहते हैं। It seems that for children, garbage has meaning different from what इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। मानो ऐसा लगता था बच्चों के लिए गार्बेज जो है वह उनके पेरेंट्स से एक अलग ही मतलब रखता था। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए यह एक वंडर के अंदर रैप था, यानी कि एक आश्चर्य से भरा हुआ था। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन ऑफ सर्वाइवल, जबकि एल्डर्स के लिए यह सर्वाइवल था, यानी कि जीवन जीने का अर्थ था। One winter morning I see साहिब standing by the fenced gate of the neighborhood club। एक सर्दी की सुबह मैं देखती हूँ कि साहिब जो है वो पास में ही एक क्लब था वहाँ गेट के ऊपर खड़ा होता है। Watching 2 young men dressed in white playing tennis, और वो वहाँ पर खड़े खड़े 2 यंग लड़कों को जिन्होंने वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई होती है और टेनिस गेम खेल रहे होते हैं उन्हें देखता है। आई लाइक द गेम ही हम्स, और वो वहाँ पर गुनगुनाता है कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और लेकिन वो क्या करता है, वही गेट के पीछे खड़ा खड़ा देखता है और अपने आप को संतुष्ट करता है। आई गो इनसाइड वैन नो वन इज़ अराउंड ही एडमिट, वो वहाँ पर ये बात भी एक्सेप्ट करता है कि जब यहाँ पर कोई नहीं होता है तब मैं अंदर जाता हूँ। द गेट कीपर लेट मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर है वह मुझे यहाँ पर झूला झूलने देता है। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर शर्ट एंड शॉर्ट्स, साहिब ने भी वहाँ पर टेनिस शूज़ पहने हुए थे जो कि उसकी जो ड्रेस थे उससे बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहे थे। समवन गेव दैम टू मी, ही सेज इन मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, तभी वो मुझे एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि किसी ने मुझे ये दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, जबकि सच्चाई तो यह थी कि ये जो शूज़ है यह एक तो कोई रिच लड़का है उसके द्वारा छोड़े गए हैं, त्यागे गए हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज़ टू वियर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, शायद हो सकता है कि जूतों के अंदर एक होल हो गया था तो उस लड़के ने इनको पहनने से मना कर दिया था। डज़ नॉट बॉदर हिम, लेकिन वो जो होल था वह साहिब को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा था। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज़ विद द होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, एक लड़का जो कि नंगे पाँव घूमता है उसके लिए ऐसे जूते जिसके अंदर भले ही होल क्यों ना हो उसके सपने के सच होने के समान था। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो गेम वह इतने ध्यान से देख रहा था वह उसकी पहुंच से बहुत ही बाहर, बहुत ही दूर था। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस सुबह साहिब जो था वह अपने मिल्क बुक पर जाने के लिए अपने रास्ते में था। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, उसके एक हाथ के अंदर एक स्टील का कैनिस्टर था, एक स्टील का बर्तन था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज, वो कहता है कि अब मैं सड़क के किनारे जो एक टी स्टॉल है वहाँ पर काम करता हूँ। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर की तरफ वो इशारा करते हुए बताता है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एट ऑल माई मील्स, मुझे यहाँ पर 800 रुपये मिलते हैं और मुझे मेरे पूरे समय का खाना भी मिलता है। डज़ ही लाइक द जॉब, आई आस्क, ऑथर उससे पूछती है क्या तुम्हें वह जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, तो मुझे जब मैं उसके चेहरे को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मानो उसके चेहरे ने जो केयर फ्री लुक होता है, उसका जो बेफिक्री से घूमने वाला लुक होता है, वह खो दिया था।
द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। जो स्टील कैनिस्टर उसने उठा रखा था वो उसको कहीं ज़्यादा हैवी लग रहा था उसके प्लास्टिक बैग के कंपैरिजन में, क्योंकि जो प्लास्टिक बैग वो उठाकर घूमता था वह उसके लिए बहुत ही हल्का हुआ करता था और उसको अपने कंधे पर लेकर के वो पूरे दिन घुमा करता था। द बैग वॉज हीज, वो जो प्लास्टिक बैग था वो उसका बैग था। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन द टी शॉप, और ये कैनिस्टर जो है वह इस टी शॉप के मालिक का था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और साहिब जो है वह अब खुद का मालिक नहीं रहा था। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले ही बताया था कि एनीस जंग ने इसके अंदर 2 स्टोरी मेंशन की है। तो फर्स्ट स्टोरी जो हमने पढ़ी वो साहिब की है, और साहिब जो है वो एक रैग पिकिंग का काम करता है और अंत में वह एक टी स्टॉल के ऊपर काम करता है और टी स्टॉल का मालिक उसको 800 रुपीज़ जो है वो पे करता है। ठीक है।